किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय आपके खेतों में फसलें कट चुकी हैं। वैसे तो यह समय हमारे किसान भाइयों के लिए हर्ष और उल्लास से भरा रहता है, परंतु इस वर्ष बदलते हुए मौसम के कारण हमारे कुछ किसान भाई परेशान भी हुए हैं। किसान भाइयों, हम आने वाले समय को देखते हुए अगली फसल की तैयारी अगर सही तरह से करें तो पिछले नुकसान की भरपाई करने की संभावना बनी रहती है। हम आपके लिए आपके अपने कार्यक्रम के माध्यम से कृषि संबंधी तकनीकी एवं सामयिक जानकारियां लेकर आते हैं जो आपके कृषि कार्य में सहायक होती है। तो आइए देखते हैं आज का अंक की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। गेहूं खरीदी में तेजी, फसलों में पोटाश उर्वरकों का महत्व, मूंग का एंथ्रेक्नोज रोग से बचाव, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का महत्व और आम को सफेद चूर्णी रोग से बचाएं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब तक समर्थन मूल्य पर 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। प्रदेश में किसानों से इस वर्ष 1450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जा रही है। प्रदेश में मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन को समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीदी का कार्य 26 मई तक किया जाएगा। राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 2974 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में बारदाने उपलब्ध करवाए गए हैं। किसानों को बेचे गए गेहूं के जल्द भुगतान के उद्देश्य से उपार्जन कार्य में लगी सहकारी समितियों के खाते में सीधे राशि हस्तांतरित की गई है। जिलों में खरीदी का कार्य व्यवस्थित तरीके से हो सके, इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देश पर प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का अनुमान लगाया गया है। अधिकतम उत्पादन लेने के लिए फसलों को पर्याप्त मात्रा में पोटाश की जरूरत होती है। पोटाश युक्त उर्वरकों में निहित पोटाश जल में अघुलनशील होता है। पोटेशियम क्लोराइड में करीब 60% पोटेशियम रहता है। यह अधिकांश फसलों एवं मिट्टियों हेतु सर्वोत्तम पोटाश उर्वरक है। आमतौर पर इसे बुआई के पूर्व खेत में डालना उचित रहता है। इसे आलू, तंबाकू आदि फसलों में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। पोटेशियम सल्फेट नामक पोटाश उर्वरक जल में पूर्णतः घुलनशील होता है तथा इसमें 50% पोटाश एवं 18% गंधक होता है। ये क्षारीय लवणयुक्त मिट्टियों हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण पोटाश उर्वरक है। इसमें उपस्थित पोटेशियम सल्फेट फसलों में फलों के रंग को गहरा बनाता है तथा उसमें उपस्थित गंधक फसलों की किस्म को श्रेष्ठ बनाता है। मूंग की फसल को एंथ्रेक्नोज रोग से अत्यधिक नुकसान होता है। फफूंदी पातव वृद्धि की किसी भी अवस्था में ऊपरी भागों पर संक्रमण कर सकता है। पत्तियों एवं फलियों पर गोलाकार काले धब्बे बीच में गहरे एवं किनारों पर नारंगी दिखाई देते हैं। अधिक संक्रमण की अवस्था में प्रभावित भाग एवं सीडलिंग सूख जाती है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से बीजोपचार कर बोनी करें। मैंकोजेब 2 ग्राम या कार्बेंडाजिम 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। आम की फसल को सफेद चूर्णी रोग यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू से काफी नुकसान होता है। बौर आने की अवस्था में यदि मौसम बदली वाला हो या बरसात हो रही हो तो ये बीमारी प्रायः लग जाती है। इस बीमारी के प्रभाव से रोगग्रस्त भाग सफेद दिखाई पड़ने लगता है। अंततः मंजरियां और फूल सूख कर गिर जाते हैं। इस बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही आम के पेड़ों पर 5% वाले गंधक के घोल का छिड़काव करने से इसकी रोकथाम में सहायता मिलती है। इसके अलावा 500 लीटर पानी में 250 ग्राम कैराथेन घोल कर छिड़काव करने से भी बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में बौर आने के समय मौसम असामान्य रहा हो, वहां हर हालत में सुरक्षात्मक उपाय के आधार पर 0.2% वाले गंधक के घोल का छिड़काव करें एवं आवश्यकता अनुसार इसे दोहराएं। रबी फसलों की कटाई के पश्चात खेतों की गहरी जुताई अत्यधिक लाभदायक है। गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई से एक ओर जहां अगली फसल के लिए मिट्टी नरम हो जाती है, वहीं दूसरी ओर इसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है।
ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने से खेतों में छिपे नुकसानदायक कीड़े मकोड़ों का सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि तेज धूप से इन कीटों की अगली पीढ़ी भी नष्ट हो जाती है। इसके अलावा खरीफ सीजन की फसल बोने के लिए खेत को तैयार करने में मदद मिलती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक दूसरे वर्ष गहरी जुताई करने से 20 से 25% उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। खेतों की गहरी जुताई ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी पलटने वाले प्लाऊ से करना लाभदायक पाया गया है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, हम आपको समय समय पे कुछ सफल किसानों से मिलवाते रहते हैं और उनकी सफलता की कहानियां सुनवाते रहते हैं, जो कि आपके लिए प्रेरक होती है। इसी श्रृंखला में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं सफल किसान भंवर लाल जी से। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की ज़बानी। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन के माध्यम से हम समय समय पर ऐसे प्रगतिशील किसान भाइयों से मिलवाते हैं जो अपने गांव में रहकर अपनी खेती किसानी में विपुल उत्पादन ले रहे हैं और अपना नाम जो है प्रदेश भर में या यूं कहें कि देश भर में रोशन कर रहे हैं। कुछ किसानों को जो है उन्नतशील खेती अपनाने के लिए जो है पुरस्कृत किया जाता है और कुछ किसानों को उन्नतशील खेती करने के लिए जो है काफ़ी कुछ मान सम्मान और महत्व दिया जाता है। ऐसे ही एक किसान हैं भंवर लाल परमार जी, जो कि पंचदेहरिया जिला शाजापुर से हमारे बीच में आए हुए हैं। भंवर लाल जी एक ऐसे किसान हैं जो अपनी खेती किसानी को जो है उन्नत तकनीक से कर रहे हैं और अपने गांव में एक तरह से उन्होंने मिसाल कायम की है। भंवर लाल जी, ये बताएं कि आपके पास कितनी खेती है? सर जी, मेरे पास 44 बीघा ज़मीन है। 44 बीघा ज़मीन है, काफ़ी मतलब बड़ा रकबा है। हाँ, बड़ा रकबा। अच्छा, तो 44 बीघा ज़मीन जो है, इसमें सबसे ज़्यादा फसल कौन सी आप लेते हैं? टोटल में हम सोयाबीन लेते हैं पूरी ज़मीन में। हाँ। और फिर जो ये गर्मी की फसल है उसमें गेहूँ, चने और प्याज लेते हैं। गेहूँ, चने, इसके बाद में आप प्याज? हाँ, प्याज नहीं, वो तो जगह छोड़नी पड़ती है प्याज के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें गेहूँ चने ले ही नहीं सकते। सोयाबीन के बाद उसको जगह छोड़नी पड़ती है, रोप तैयार करना पड़ता है। अच्छा, जहाँ गेहूँ चने कट जाते हैं तो वहाँ फिर आप गर्मी में कुछ? नहीं, इतना पानी नहीं है हमारे यहाँ, पानी की कमी? हाँ, पानी कम है तो प्याज में पूरा हो जाता है। प्याज के अलावा बचता नहीं है पानी। बिल्कुल सी बात। अच्छा, जहाँ पर पानी की कमी रहती है वहाँ पर कुछ ऐसी फसलें जो है हमारे किसान भाई लेते हैं जिसमें कम पानी लगता है, तो आपको किस तरह से उन फसलों का चुनाव करना पड़ता है? हमारे पास पानी कम है ही सही, और मतलब ये है कि हमारे जो प्याज होता है, प्याज तक पानी से समाप्त हो जाता है, प्याज की फसल पूरी हो जाती है। अब पानी बचते नहीं, फिर मौसम आ जाता है वो
तो उसमें जमीन को छोड़ना ही पड़ता है गर्मी खाने के लिए थोड़ी बहुत, नहीं तो फिर पैदावार कम नहीं होएगी। नहीं, आजकल गेहूं की भी कुछ किस्में ऐसी होती है ना जिनमें कम पानी की जरूरत पड़ती है। जी, जैसे किसी में 7 पानी की जरूरत पड़ती है, किसी में 5 की, किसी में 2 पानी से काम चल जाता है ना। और फिर चना में कम पानी लगता है, 1 पानी में काम चल जाता है। बिल्कुल, चना में ना। तो चना इस साल कितना हुआ अपने यहाँ? चना हमें 2-2.5 क्विंटल बीघा के मान से हुआ। अच्छा। क्योंकि इस साल ईल ज़्यादा लगी थी, मौसम खराब था, पानी बार बार गिरा, माहौल ज़्यादा गिर गया, तो ज़्यादा गिर गया तो ज़्यादा जेरा नहीं सकता है वो। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें वो पाला चढ़ गया था, मोटा तो बहुत हो गया, बाकी उसमें जो वो दाने थे वो कम लगे। अच्छा, आपके हिसाब से खेती में किस तरह से फायदा है? सर जी, मेरे मान से खेती में ये फायदा है, जब तक हम हमारा खाद नहीं बनाएंगे, जैविक खाद बनाए या कंपोस्ट बनाए, जो भी बनाए या केचुआ खाद बनाए, हमारे उसमें खाद की और नींदनाशक कीटनाशक की जब तक हम खुद नहीं बनाएंगे, जब तक खेती में फायदा नहीं हो सकता। बनाने के लिए आप क्या पहल कर रहे हैं? पहल क्या है, अभी तो ये निमोली विमोली डाल देते थे हम, तो उससे आराम लगता है फसल को, ये बात नहीं है। तो लागत कम करने के लिए हम कौन कौन से तरीके अपना, जैसे एक तो आपने बताया कि जैविक खेती अपना। हाँ जी, ठीक है। हाँ, इसके बाद में और क्या? ये जो निंदानाशक का बताया नहीं, वो कीटनाशक का, ये जो जर्दे वर्दे का ऐसा ये, और इसका अपने मही को 20 दिन 25 दिन रख के, कि गोमूत्र को ऐसा करके मिला के, हाँ, वो मटका खाद, तो ऐसा हम कर लें तो हमारा पैसा बच जाएगा, दुकान पे जाने का बच जाएगा, मोटरसाइकिल का पेट्रोल बच जाएगा। तो ये हर आदमी को करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब काफ़ी कुछ फायदा है इससे। बिल्कुल फायदा है। अच्छा, जो समय समय पर प्रशिक्षण वगैरह दिए जाते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं प्रशिक्षण लेने? सर जी, यही बात का दुख है मुझे कि ये प्रशिक्षण गांव स्तर पे, बड़े गांव में 5-10 गांव को जॉइंट करके और ये प्रशिक्षण गांव में आके दे दे तो बहुत मेहरबानी हो जाए। अभी आपने कहीं जाकर कुछ चीज़ें समझी सीखी? नहीं, मैं गया था अपने शाजापुर जिले में, उमर साहब है हमारे कृषि विज्ञानी, वो मुझे साथ ले गए थे, उज्जैन तक गया था, घूमता फिरता रहता हूँ, ये जो जाती है टोली हो कृषक की होंड, उसमें चला गया था मैं। उधर रतलाम भी गया था, तितरी करके गाँव में, वहाँ उसकी खेती करते हैं अंगूर की, और वाइन भी बनाता हो। तो ऐसा देखा हुआ तो बहुत है, बाकी देखने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद अमल करना पड़ेगा। और शासन और जब तक कृषि वैज्ञानिक हमारे घर पर आकर ये सारी व्यवस्था नहीं करेंगे, अभी मैंने मोदी जी को लेटर डाला है कि किसानों को अगर आपको ऊपर लाना है तो जितने भी यंत्र है वो बिना ब्याज के किसानों को यंत्र दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। तो ये बाहर आएगा, मजदूर मिलता नहीं है आदमी, और सारे काम किराए से करेगा, कब तक कराएगा किराए से, और समय पे मिलता नहीं है। जैसे आपने बताया कि आपके पास ज़मीन तो काफ़ी लंबा रखवा है, तो आपने कुछ मशीनें अपने स्तर पर लेने की व्यवस्था? मोटर वगैरह ये ली है, बाकी बंटवारा हो गया, 1/4 हो गए, मेरे 3 बच्चे अलग अलग हो गए, इसलिए तो वो जेंट होते तो कुछ ना कुछ कर ही लेता अभी तक। तो नहीं, आजकल एक और व्यवस्था भी, जैसे कृषि अनुसंधान केंद्र या जो है जहाँ पर यंत्र बनते हैं, वहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि एक किसान ना लेते हुए 4 किसान मिलकर एक मशीन खरीद ले और वो आपस में सामूहिक रूप से उसका उपयोग करें, तो ये भी तो तरीका अपना सकते हैं आप। जी, ये अपना सकते हैं, बाकी गांव में सब ऐसा है, जेंट काम ये नहीं हो सकता है, गांव के लोग जेंट नहीं कर सकते जी, गांव वाले लोग जेंट करते नहीं, तो हम एक दूसरे से परिचय करके हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। हमारा भाई को मजदूर जरूरत है, हम उसकी हेल्प कर दें, हमें जरूरत है वो हेल्प कर दें। बाकी ऐसा मैचिंग नहीं हो रहा है गाँव में, ये मैचिंग मजबूरी भी करवाएगी हमारी, जो हमारी मजबूरी है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं तो मजबूरी है हमारी, मैचिंग करवाई नहीं तो हो सकता है। बिल्कुल मानते हैं आपकी बात, बधाई के पात्र हो आप। बाकी किसान अगर इतना समझदार होता नहीं तो बहुत आगे होता। तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे खास काम हैं जो अपन स्वयं कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? सर जी, बात ये है, किसान भी कुछ पीछे सरक गया काम करने में मेरे सोच से। हमारे ज़माने में पहले ये गावा काट के खजूर के और सन की रस्सी और बाखड़ा निकाल के लोग रस्सी बांधते थे, और हमें 5-10 हज़ार रुपए की एक काश्तकार, एक सामुन का काश्तकार है तो 5-7 हज़ार रुपए की रस्सी खरीद के लाता है। तो दुख इस बात का भी है मुझे कि किसान आजकल दिन भर चौराहे पे बैठा रहेगा, पत्ती खेलता रहेगा, चाय पीता रहेगा होटल पे, बाकी वो बाखड़ा या खौड़िया या सण, ये पहले ये क्या नाम, ये बोरी निकाल के उससे रस्सी बनाते थे। अगर किसान ऐसा बना ले तो क्या दिक्कत है, फुर्सत बैठता रहता है बरसात में तो 2-3 हज़ार रुपये का तो ये फायदा कर लेता है, बांध वगैरह बना लेता है।
तो मुझे किसानों से विशेष करके निवेदन ये है कि भैया यार ये होटलबाजी छोड़ के, चौराहेबाजी छोड़ के, हम पुराने स्तर कई चीज़ ऐसी है कि हम बचा लेते, तो हम पुराने तरीके से पैसा बच जाता था, हम पाप तो नहीं कर रहे यार, तो बचाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भंवरलाल जी, आपका कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि हम जो अपनी खेती किसानी में जो छोटे छोटे जो काम हैं उनको नहीं भूलते जाएं, क्योंकि वो भी जो है इसी से जुड़े हुए, चाहे पशुपालन का हो, चाहे भेड़ पालन का हो, या इसके साथ में जो है हमारी जो घर की जो छोटी छोटी ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए हम बाहरी चीज़ों पर निर्भर ना रहें, बल्कि अपनी खेती किसानी से उन चीज़ों को तैयार करें। जैसे आपने कहा कि रस्सी बनाना या फिर और भी जो दूसरी ज़रूरत का सामान है बिल्कुल। और भंवरलाल जी, काफ़ी कुछ जो है आपसे बातें हमारे किसान भाइयों को सीखने को, समझने को मिली, कुछ संदेश भी आपने दिया, कुछ आपने जो है अपनी खेती किसानी में जो आप काम करते हो वो तरीके भी आपने बताए। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, कृषि कार्य में अगर लागत कम कर ली जाए तो मुनाफा बहुत अच्छा मिल सकता है। ऐसी बहुत सी तकनीकें उपलब्ध हैं जिससे कि हमारे किसान भाई कम लागत में बहुत अच्छा कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही तकनीकों के बारे में। तकनीकों के बारे में बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा नवेरिया, जो कि कृषि महाविद्यालय गंज बासौदा से हैं। हम कम लागत तकनीक की बात करें तो मैं शुरुआत करूंगी मिट्टी परीक्षण से। किसान भाइयों, अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण हर 3 साल में अवश्य कराना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण कराएंगे तो उनको अपने मृदा में पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो उपस्थित मात्रा है उनके बारे में पता चलेगा। उनका स्तर क्या है, क्या वो उनके मृदा में पूर्व से ही उपस्थित हैं या उनकी कोई कमी है। तो जब ये चीज़ हमें पता चल जाएगी, हमारे किसान भाइयों को उनकी मृदा का जो स्तर है वो पता चल जाएगा, तो उनको खाद या उर्वरक की मात्रा डालना उनका तय हो जाएगा, निश्चित मात्रा तय हो जाएगी। और इस तरह से जो वो अतिरिक्त मात्रा का जो उसमें डाल रहे थे वो उसका जो व्यय है उससे वो बच सकेंगे। तो जब भी संतुलित उर्वरक की मात्रा अनुशंसित की जाती है तो मिट्टी परीक्षण ही एक ऐसा आधार है जिसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि कितनी मात्रा खाद की या उर्वरक की उनको उसमें डालनी है। तो हमेशा ये अनुशंसा की जाती है कि हमारे किसान भाई ये जो मिट्टी परीक्षण है वो अवश्य कराएं। कई जगह पे ये निःशुल्क किया जाता है या एक बहुत कम लागत होती है जिसको अगर आप मिट्टी का परीक्षण कराएं, और 3 साल तक फिर कराने का कोई झंझट नहीं रहता उनको। तो जब हम मिट्टी परीक्षण करा लेते हैं उसके बाद बात आती है बुआई की। मैं शुरुआत से ले रही हूँ चूँकि हमें पूरी लागत कम करनी है। तो जब बुआई की बात आती है तो जो बीज बुआई के लिए उपयोग में लेते हैं हमारे किसान भाई, तो वो ध्यान रखें कि बीजों को ठीक ढंग से उसकी सफाई कर दें। ग्रेडिंग करने का मतलब होता है कि जो भी जो खराब बीज है या कीटों ने जिनको नुकसान पहुंचाया उन बीजों को अलग कर दें और उसके बाद जो अच्छे बीज हैं उनको बुआई के लिए प्रयोग करें। और बुआई करने से पहले भी मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर वो उसका अंकुरण प्रतिशत निकाल लेते हैं तो अंकुरण प्रतिशत ज्ञात होने के बाद बीज की मात्रा का निर्धारण हो जाता है। अंकुरण प्रतिशत निकालने के लिए 100 बीजों को लेके और उनके बुआई कर दें और 3-4 दिन बाद आप देखें कि उसमें कितने प्रतिशत अंकुरण हुआ है। तो इस आधार पर आपको जो बीज की मात्रा है, बुआई के लिए हमें कितने बीज लेने हैं उस मात्रा का निर्धारण हो जाता है। तो हमारे किसान भाई अंकुरण परीक्षण करके पहले ज़रूर देख लें और उसके बाद अतिरिक्त मात्रा में व्यय करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बीज की भी बहुत सारी मात्रा ले लेते हैं तो आपका ये अनावश्यक व्यय है। तो अनावश्यक व्यय को रोकने के लिए आपने अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कर लिया। इसके बाद हमेशा ये आपको अनुशंसित किया जाता है कि अच्छे बीजों का, अच्छी जो किस्म है, जो अच्छी वैरायटी है उनका प्रयोग करें। जो बरसों से चले आ रहे हैं आपने अनाज के लिए जो बीज रखे हैं उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो अगर आप अपना ये चीज़ लागत लगा ही रहे हैं तो आप
अच्छी प्रजाति के उन्नत किस्म के बीज लें और इसके बाद बुआई करें। बुआई की बात आती है तो फिर एक बात आती है कि कतारों में बुआई करना। देखिए, जब आपको ये अनुशंसित किया जाता है, जब आपको ये बताया जाता है कि इस फसल की बुआई कतारों में करनी है, जो निश्चित उनकी दूरी है उसमें करनी है, तो उसी में करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो कर्षण क्रियाएं हैं वो करने में आसानी होती है। चाहे निंदाई गुड़ाई हो या हमें खरपतवार नियंत्रण करना है या किसी भी तरह का कर्षण कार्य करना है, तो अगर दूरी पर्याप्त होती है तो वहाँ से आने जाने में भी ठीक रहता है और जो भी कर्षण क्रियाएं हैं वो आसानी से संपन्न की जा सकती हैं। तो हमारे किसान भाई कतार में दूरी का ध्यान रखें, कतार में बुआई का ध्यान रखें। तो इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए करें। आज बात आती है जैविक खेती की। तो हमारे किसान भाई जैविक खेती से जो अपने खाद की जो आवश्यकता है उनको अवश्य पूरा करें। देखिए, रासायनिक खाद जो होती हैं वो धीरे धीरे मृदा का पोषण पूरे तरीके से समाप्त करती जा रही हैं और उसको जहरीला बना रही हैं। इसलिए हमारे किसान भाइयों को ये कहा जाता है कि वो नाडेप से जो तैयार कंपोस्ट है उसका प्रयोग करें। इसके साथ साथ वो केंचुए की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने मृदा का जो स्वास्थ्य है उसका पूरी तरीके से ध्यान रख सकते हैं और वो उसकी उपयोगिता को समझें और उसको अवश्य प्रयोग में लाएं। इसके अलावा अनाज में जब पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है तो भंडारण के दौरान जो क्षति होती है उसको बचाने के लिए भी ठीक ढंग से उसका भंडारण करें और गोदाम में उनको सुरक्षित ढंग से रखें। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। किसान भाइयों, आशा करते हैं आज के अंक में दी गई जानकारियों से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। अगर किसान भाइयों आपके मन में कुछ जिज्ञासा है या कुछ सुझाव है तो आप हमसे पत्र व्यवहार कर सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, अगले अंक में कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं खुशी सिंह अपने साथियों के साथ आपसे आज्ञा चाहूंगी। नमस्कार।